हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का आपको वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव का तो प्लेलिस्ट बना है, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, आप जाकर देख सकते हैं। जो हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, 2023 का अपलोड कर दिए, आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, चलिए इसका उत्तर की ओर। बोल रहा ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी, कब के यहाँ पर बोल रहा हूँ, 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्न लॉ बोलते हैं। इस कानून द्वारा विदेश से आने वाली मक्का, विदेश से जो मक्का आता है ना, तो विदेश से मक्का का आयात पर, देखिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इस कानून में क्या होता है ना, विदेश से आने वाले मक्का मतलब कौन, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इस परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत, इससे क्या होता है, खाद्य पदार्थों की कीमत क्या होगा, अचानक ज़्यादा हो जाएगा। ऊंची कीमत से परेशान लोगों को हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ के फ़ौरन समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया। कॉर्न लॉ मतलब जो हम लोग विदेश से जो आपको मक्का आता था उस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण क्या हो, कीमत क्या होता है, बढ़ गया था और लोगों को हाहाकार मच गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस जो कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्या आएगा तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद लिखेंगे इस कानून को हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। क्या पड़े, खाद्य सामग्री सस्ती होगी। जैसे कोई भी कानून को हटा दिया गया तो क्या होगा, तुरंत खाद्य सामग्री क्या हो गया, सस्ता हो गया, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ मिला। आगे देखिए, जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोगों की नौकरी के तलाश में शहर की ओर जाने लगे। तो ये हमारा क्या था, कॉर्न लॉ का कहानी था पूरा, जो लॉन्ग क्वेश्चन था। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आपको क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, याद रखिए VVI क्वेश्चन है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। बोल औसत आय से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा औसत आय क्या होता है, जब देश की कुल आय, जो हमारा देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं औसत आय बोलते हैं। जो हमारा देश में कुल कितना इनकम है और कुल कितना जनसंख्या, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। औसत आय यदि निकालना है ना तो देश की कुल आय अब भागा क्या करिएगा, कुल जनसंख्या कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, औसत आय निकल जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप किसको बोलते हैं, ऐसा गतिविधि जहाँ प्रकृति द्वारा, नेचर के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के प्रयोग में लाया था, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, ऐसा मान लीजिए द्वितीय क्षेत्र क्या होता है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो चीज़ है, वस्तु है, उसको हम लोग उपयोगी वस्तु में बदलना। मतलब जो आपको जैसे गेहूँ हो गया क्या हमारा प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। अब गेहूँ को क्या कहें हम, उद्योग के द्वारा फैक्ट्री के द्वारा हम इसको क्या कहें, बिस्कुट में बदल दिए। तो बिस्कुट जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप। ऐसा कोई भी काम जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, उद्योग से रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है, जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीना ही रोजगार उपलब्ध होता है, पूरा साल भर रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ महीना रोजगार मिलेगा, और तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि पर आश्रित, जो कृषि पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा जूझते रहते हैं, क्योंकि कृषि तो 12 महीना नहीं होता है। जब कृषि कार्य होता है, जैसे बुआई कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय काम ही उसको नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, चलिए उसको हम लोग
समझ लेते हैं। देखिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत था, लेकिन वहाँ क्या 8 लोग काम करने लगे, तो 3 लोग क्या अतिरिक्त लोग, ये ऐसी स्थिति में क्या हो गया, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। आगे देखिए, अतिरिक्त श्रमिकों के काम ना करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 5 लोग यहाँ पर काम कर रहा है तो 50 केजी प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहा है, लेकिन 8 लोग यदि हम काम में लगा रहे हैं फिर भी 50 केजी ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या 3 लोगों को लगाने से कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। यदि उसको हटा भी दे रहे हैं तो कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो इसी को क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण सभी लोग अपने खेतों में ही काम करता है, क्या करेगा, मजबूरी है। आगे देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, चलिए उदाहरण के द्वारा समझिए। तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग क्या देखें, कृषि से लेकर पशुपालन हो, खनन हो, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग को जैसे गेहूँ मिल गया तो गेहूँ से हम लोग क्या करेंगे, बिस्किट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मतलब द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, जो फैक्ट्री जो उद्योग से रिलेटेड उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन देखिए प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या हो गया, एक तरह से जैसे ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, गेहूँ हम क्या किए, उत्पादन किए। द्वितीय क्षेत्र में हमारा क्या हो गया, प्राथमिक मान लीजिए हो गया। द्वितीयक में क्या किए, हम इसको गेहूँ से हम लोग क्या किए, बिस्किट बना दिए, ठीक है। तो बिस्कुट बना दिए तो क्या हो गया, मैं द्वितीय क्षेत्र हो गया, उद्योग के द्वारा हो गया। लेकिन बिस्कुट बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको मार्केट में तो बेचना पड़ेगा ना। अब मार्केट में बेचने के लिए हम लोग क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग चाहिए। तो ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र करता है। तो याद रखिएगा, जो तृतीय क्षेत्र है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या मदद करता है, तीसरा वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र मदद करता है। ना ही वह किसी वस्तु को उत्पादन करता है, उत्पादन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, सेवा करता है, सर्विस देता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो तृतीय क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों से बहुत अलग है, भिन्न है। इसका कारण यह है कि यह दो क्षेत्र वस्तुएं उत्पादित करता है, जबकि यह क्षेत्र मतलब क्या, तृतीय क्षेत्र अपने आप वस्तु उत्पादित नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र में शामिल क्रियाएं जैसे प्राथमिक और द्वितीय के क्षेत्र के विकास में सहायक करता है। भैया हम आपको हेल्प करेंगे, हम उत्पादन नहीं करेंगे, अर्थात यह क्रियाएं उत्पादन प्रक्रिया में मदद करता है। तृतीय क्षेत्र का काम क्या, मदद करना है। इसे हम देखिए सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण आइए, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा एवं व्यापार क्रियाएं जो वस्तु अन्य क्षेत्रों को उत्पादित की गई है उसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, ट्रैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, ट्रक या रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इन वस्तुओं को गोदाम या शीतगृह में भंडारण की आवश्यकता होती है। इन संदर्भ में हमें कई लोगों से बात भी करनी पड़ती है। आगे क्या बोल रहे हैं, एक बैंक से पैसा भी उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार बैंक हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में सहायक करता है, हेल्प करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यह क्षेत्र दोनों क्षेत्र से बहुत ही अलग है। तो यह क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सेवाओं का निर्माण करता है। किसको हेल्प करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को हेल्प करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का काम करता है। बैंक क्या करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको पैसा बैंक अपने पास ले लेता है, और जो ज़रूरतमंद लोग है उसको क्या करता है, दे देता है। तो इसके बीच वाला काम करता है। तो बोल रहा अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंक में अपने नाम से के खाता में खुलवा कर जमा करता है। मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम क्या किया, बैंक में खाता खुलवा कर जमा किए। बैंक में निपेक्ष स्वीकार करते हैं और इस पर छूट भी देते हैं। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित रहता है, सेफ्टी रहता है, और इस पर छूट भी मिलता रहता है। आगे देखते हैं, लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जब चाहे अपना पैसा आप निकाल लीजिएगा। बैंक जमा राशि का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रख लेता है, ताकि जब मांगने आएगा तो दे देंगे। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग जो मेन पार्ट होता है वो कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक क्या करेगा, बैंक को प्रॉफिट कैसे होगा, बैंक क्या करता है, आपका पैसा ले लेता है और जमा करता है, ज़रूरतमंद लोगों को क्या करता है, लोन के रूप में दे देता है। तो आपको भी इंटरेस्ट देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बैंक का इनकम होता है, इस्तेमाल करते हैं।
विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक क्या करता है, बैंक लोगों को कर्जा देता है, कर्ज देता है, उसके बदले में क्या लेता है, उससे इंटरेस्ट भी लेता है और उन पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंक दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। भैया बैंक का काम ही है ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देना और जिसके पास पैसा है उससे पैसा कलेक्ट करके जमा करना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।